हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के पूरे किताब का 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। आप समझ सकते हो कि पूरे किताब में अगर मैंने 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है तो आप समझ सकते हो कि ये सारे क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं दावा करता हूं कि अगर आप 25 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन 25 के अलावा आपके एग्जाम में बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर 25 प्रश्न अगर आप तैयार किए हो तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे। और आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कंसेप्ट वाइज बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कभी आप जिंदगी में 25 क्वेश्चन भूल नहीं पाओगे फिजिक्स के। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, और पहला प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 5 वर्षों का प्रीवियस पेपर यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आप समझ सकते हो बहुत काफी मेहनत के बाद मैंने मात्र 25 क्वेश्चन यहाँ पे चूज किया हूं। तो आप समझ सकते हो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो हर साल आता है और इस बार भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आप जो भी क्लास 12 के पेपर दिए होंगे बच्चे, उनसे आप पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन आता है कि नहीं हर साल। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक पूछा है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन बी न्यूटन बोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कि न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लो। निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है ऑप्शन नंबर सी, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया होगा बिल्कुल उनका 1 नंबर यहां से बिल्कुल पक्का हो जाएगा उनका। तो याद रखें कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, एक बार फिर आप याद कर लीजिए, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारों, जो विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ई बराबर होता है मेरे प्यारों चो क्या, एफ बटे के क्यू होता है। एफ क्या होता है, बल, और क्यू क्या होता है मेरे प्यारों चो, आवेश होता है। ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारों चो, न्यूटन, क्यू का मतलब आवेश, और आवेश का मतलब क्या होता है मेरे प्यारों चो, कूलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या निकल के आ गया, न्यूटन प्रति कूलम। देखिए इन चारों ऑप्शन में से कहीं दिख रहा है कि न्यूटन प्रति कूलम, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल कंसेप्ट वाइज बताऊंगा आप लोगों को, रट्टा नहीं मारूंगा, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज फार्मूले से आप लोगों को इनका मात्रक निकालना सिखा रहा हूं ताकि आप कभी भूल नहीं पाओगे। एग्जाम में अगर आप भूल भी पाओगे तो आप इन सूत्र की मदद से उनका मात्रक आप तुरंत निकाल लोगे। तो दूसरे का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे को लेकर, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। मैंने कहा आप लोगों को कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितना मैं आपको 25 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न क्या है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ऑप्शन ए जो है वेबर, ऑप्शन बी वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, और ऑप्शन डी जो है वो न्यूटन प्रति कूलम। अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आपका वोल्ट मीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरे का सी, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का मान कितना होता है, ऑप्शन ए 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 18, ऑप्शन बी 1.5 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, ऑप्शन सी 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, ऑप्शन डी 2.4 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। बताइए एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मान कितना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 क्या होता है, जूल में होता है। तो यहाँ आप जूल लिख सकते हो। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, बिल्कुल रट्टा नहीं मरा रहा हूं, कंसेप्ट वाइज बता रहा हूं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है
कह रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका भी मेरे प्यार जो कंसेप्ट चलता है। जैसे बोला है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है, तो विद्युत विभव को मेरे प्यारों किससे डिनोट करते हैं, V से। आपको मालूम होना चाहिए कि V बराबर क्या होता है मेरे प्यारों, W बटे के Q होता है। W मतलब मेरे प्यारों कार्य और Q मतलब होता है आवेश। आपको मालूम होना चाहिए कि कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है मेरे प्यारों, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारों, आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है। अब देखिए बिल्कुल कंसेप्ट वाइज कितना आसानी से मिलेगा आप लोगों का, तो जूल प्रति कूलाम आ गया। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, देखिए चारों ऑप्शन में से कहीं मिल रहा है, तो जूल प्रति कूलाम मिल गया ना मेरे प्यारों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। रटने की जरूरत है नहीं, अगर आप भूल भी जा रहे हो तो फार्मूले से आप निकाल लो इसका मात्रक। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला पैरा विद्युत पदार्थ है। बोला यहाँ पे कि संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला पैरा विद्युत पदार्थ है। चार ऑप्शन आपके पास है, मोम, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन डी अभ्रक और ऑप्शन डी ये सभी। तो अगर आपको मैं बता दूं कि संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला जो पैरा विद्युत पदार्थ होता है, हम मोम का भी प्रयोग करते हैं मेरे प्यारों बच्चों, कागज का भी हम प्रयोग कर सकते हैं और अभ्रक का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है, बोला है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अब प्रतिरोध का मात्रक तो सब लोग जानते हैं मेरे प्यारों बच्चों, पहला ऑप्शन ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम मीटर, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, ऑप्शन सी है ओम प्रति मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है मेरे प्यारों बच्चों क्या होता है, ओम मीटर होता है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों बच्चों, क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों बच्चों, आपको बताऊं क्या। वैसे तो 2500 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पूरे किताब का मात्र 25 प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, देखिए ऑप्शन है आर, ऑप्शन बी है आर बटे 2, ऑप्शन सी है 4R, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है पढ़ लीजिए कि एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। मेरे प्यारों जो नया प्रतिरोध जब भी पूछे तो नया प्रतिरोध को हम लोग आर डैश से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला निकल के आता है कि आर डैश बराबर नया प्रतिरोध बराबर क्या होता है फार्मूला, कि एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। क्या होता है, एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। मेरे प्यारों से यह प्रश्न हर साल आता है, आप देख सकते हो पेपर उठाकर। ठीक है, पुराना प्रतिरोध, पुराना प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारों, तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये मेरे प्यारों क्या बोला है कि एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर नया प्रतिरोध बराबर, देखिए दोगुनी कर दी जाए तो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी वो सब एन का वैल्यू होता है, तो 2 गुनी की जगह हम एन का वैल्यू रख देंगे मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे पुराना प्रतिरोध मतलब आर। तो यहाँ फिर निकल के क्या आएगा, आर डैश बराबर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 को गुणा आर में करोगे तो 4R। तो नया प्रतिरोध कितना आ गया 4R, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए, चाहे 5 गुनी या 6 गुनी या 8 गुनी कर दी जाए, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो मेरे प्यार जो आर डैश बराबर एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। बस सिंपल इस फार्मूले पे आप लिखोगे, आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यार बच्चों, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी प्रतिरोध का, ऑप्शन सी धारा घनत्व का और ऑप्शन डी प्रतिरोधकता का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का होता है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारों, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। 25 प्रश्न आप तैयार कीजिए, दावा है मेरा कि पूरे के पूरे फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आओगे। और इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोई बताने वाला पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल आराम आराम से कंसेप्ट वाइज बता रहा हूं आप लोगों को। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है मेरे प्यारों, प्रश्न नंबर 10वां है
कि किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब मेरे प्यारों जो किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा है, देखिए किरचॉफ का वैसे दो नियम है, आपको भी मालूम होना चाहिए। तो किरचॉफ का पहली बात तो प्रथम नियम होता है आवेश संरक्षण का नियम, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि किरचॉफ का प्रथम नियम को ही हम लोग आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग संधि का नियम कहते हैं, इसी को हम लोग धारा का नियम कहते हैं। तीन नामों से यह जाना जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, आवेश संरक्षण, फिर मैंने बताया आपको संधि का नियम, इसी को हम लोग धारा का नियम भी कहते हैं। तो ये तो किरचॉफ का प्रथम नियम आ गया। अगर यहीं पे किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछ ले, तो द्वितीय नियम अगर पूछे तो उसका आंसर हो जाता ऊर्जा संरक्षण। क्या हो जाता? ऊर्जा संरक्षण का नियम। और ऊर्जा संरक्षण को ही हम लोग बंद पास का नियम कहते हैं या लूप का नियम कहते हैं। क्लियर है? तो या तो प्रथम पूछे तो आवेश संरक्षण, द्वितीय पूछे तो ऊर्जा संरक्षण। और इसके दो दो नाम भी होते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। आवेश संरक्षण को ही हम लोग संधि का नियम, धारा का नियम कहते हैं, और ऊर्जा संरक्षण को ही हम लोग बंद पास का नियम या लूप का नियम कहते हैं। क्लियर हो? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? मेरे प्यारों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ऑप्शन ए वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी वेबर और ऑप्शन डी वेबर मीटर। बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 जो है वह है कि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, से गतिशील आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होगा। कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चाल से गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होगा। इसका मैं एक आप लोगों को ट्रिक बताता हूं, जब भी ये प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाए तो इसका ट्रिक सुन लो। कभी भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल, कभी भी अगर आप लोगों को समांतर चाल देकर पूछे कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल हमेशा शून्य होगा। कब? जब चाल समांतर होती है तब। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इतना आसान आप लोगों को ट्रिक कोई बताने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम में आएगा समझ लीजिएगा, समांतर चाल मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? ऑप्शन ए परवलयाकार, ऑप्शन बी दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन सी सरल रेखीय, ऑप्शन डी वृत्ताकार। तो मेरे प्यारों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार होगा मेरे प्यारों? वृत्ताकार होगा। इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है मेरे प्यारों? कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी ए सभी। तो मेरे प्यारों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर भी होता है, और सी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, मतलब इन तीनों में इसका हम लोग मात्रक लिख सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का डी। क्लियर है मेरे प्यारे? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 15 है कि लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया। तो लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी आवेश संरक्षण, और ऑप्शन सी संवेग संरक्षण, और ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण। तो लेंज का नियम जो है वो किस राशि संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है लेंज का नियम। तो ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है कि अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक है। तो अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी वेबर।
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अन्योन्य प्रेरणा का स्थायी मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आप लोगों का हेनरी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हेनरी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है कि एक बटे करड़ी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। बोला है कि एक बटे, देखिए इसका मैं ट्रिक बताता हूं, एक बटे करड़ी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या पूछा है, मात्रक पूछा है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसका मात्रक आप लोगों को बताता हूं। देखिए जो एक बटे करड़ी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, सी। अब आप कहोगे कि ये कौन सी ट्रिक है, ये सी के बराबर होता है। ठीक है, सी क्या होता है, प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल को हम लोग किस में नापते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे कि मीटर प्रति सेकेंड में नापते हैं प्रकाश की चाल को। बस आपका हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, इसका क्या निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, मात्रक निकल गया। अब बताइए इतना लॉजिक से कोई आप लोगों को बताएगा, कोई नहीं। जब भी आप लोगों के सामने आ जाए कि ये किसका मात्रक है, तो यह जो होता है सी के बराबर होता है। सी मतलब प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को हम किस में नापते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में नापते हैं। हो गया काम, डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप याद कर लो इस ट्रिक को मेरे प्यारों बच्चों, कभी जिंदगी में आप नहीं भूल पाओगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आओगे। क्लियर है, चलिए वहीं देख लीजिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है कि सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है। ऑप्शन है परावैंगनी तरंग है, ऑप्शन बी गामा तरंगे, ऑप्शन सी दृश्य तरंगे, और ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा बी वाला गामा तरंगे, क्योंकि सबसे अधिक अगर आवृत्ति की बात करें, तरंगे दर की नहीं पूछा, आवृत्ति पूछा है कि सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती हैं, गामा तरंगे होती हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या है कि यहाँ पे बोला है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे पावर है -1/2 का मान है। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने आपको बताया अभी कि यह किसके बराबर होता है, तो यह जो होता है सी के बराबर होता है। सी मतलब प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबको मालूम है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए कितना लॉजिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल लॉजिक। अभी मैंने ये वाला प्रश्न डिस्कस किया था कि यह जो होता है सी के बराबर होता है। सी मतलब प्रकाश की चाल, तो प्रकाश चाल मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे तो बोला है मान इसका पूछा है, तो यह जो होता है सी के बराबर होता है। सी मतलब प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, उसका स्पीड कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। है ना सिंपल, आ रहा है आप लोगों को समझ में, कभी नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20वें की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20वां, प्रश्न नंबर 20वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। अब यहाँ पे विकिरण पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि किस विकिरण की जो तरंग दैर्घ्य होती है न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम। तो ऑप्शन ए एक्स किरण है, ऑप्शन बी जो है बीटा किरण है, ऑप्शन सी गामा किरण है, और ऑप्शन डी नॉट। बताइए क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। तो किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है, तो होती है गामा किरणें। ठीक है, किसकी, गामा किरणें। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है कि कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है। कोई भी प्रकाश है वायु से किस में प्रवेश करता है, जल में प्रवेश करता है, तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, मतलब किसमें बदलाव नहीं होगा। और कोई प्रकाश से वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा, कौन सी चीजें नहीं बदलेंगी, वेग नहीं बदलेगा, कि आयाम नहीं बदलेगा, कि तरंग दैर्घ्य नहीं बदलेगा, कि आवृत्ति नहीं बदलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आवृत्ति नहीं बदलेगी, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है कि फोटान की ऊर्जा का सूत्र है। मेरे प्यारों जो फोटान की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका सूत्र होता है मेरे प्यारों जो ऑप्शन नंबर ए Hc/, यहाँ पे मेरे प्यारों जो क्या होता है, लेमडा। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसका लॉजिक बताइए, मैं बताता हूं। देखिए फोटान की ऊर्जा का सूत्र कैसे हम लोग निकालेंगे, फार्मूला क्या कहता है कि E बराबर फार्मूला क्या होता है, एच म्यू, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि E बराबर एच
म्यू का मान कितना होता है, सी बटे लेमडा होता है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एच का गुणा सी में करोगे तो एच सी, और बटे में क्या हो जाएगा, लेमडा। ठीक है, तो ई मतलब फोटान की ऊर्जा। तो फोटान की ऊर्जा का यहाँ पे सूत्र क्या निकल के आया, एच सी बटे लेमडा। देखिए एच सी बटे लेमडा, है ना सिंपल आप लोगों को क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या है कि एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है। ठीक है, एएमयू का मतलब क्या होता है, ए से एटॉमिक, एस से एम से मास, और यू से यूनिट, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा क्या होता है, 190 MeV। MeV मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी 139 MeV, ऑप्शन सी 913 MeV, ऑप्शन डी 931 MeV। तो एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना होता है, 931 MeV। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, हर साल आता है, इस बार भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। देखिए प्रश्न नंबर 24 क्या है कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में क्या होते हैं, केवल कोटर होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों होते हैं, कि न इलेक्ट्रॉन न कोटर। तो पीएन संधि डायोड की अगर अवक्षय परत की बात करें तो उसमें न तो इलेक्ट्रॉन होता है और न ही कोटर होता है। तो डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है 25। पूछा है कि पीएन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ होता है। मेरे प्यारो बच्चों दो टाइप के पूछता है इसमें क्वेश्चन, एक आपका पी टाइप पूछता है, ठीक है, और एक आपका मेरे प्यारो बच्चों एन टाइप पूछता है। दो ही टाइप आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पी टाइप वाला, कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है। तो मेरे प्यारो बच्चों पी टाइप जब भी पूछे तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मिलाए जाने वाला पदार्थ होता है वो होता है कि जिनकी संयोजकता 3 होता है, 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाया जाता है। तो यहाँ पे पी टाइप पूछा है तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, किस पे, एल्युमिनियम में। क्योंकि एल्युमिनियम का मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है यहाँ पे, एटॉमिक मास 13। ठीक है, 13 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 × 8 × 3 के रूप में टूटेगा। तो देखिए इसके वाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसके संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 3 संयोजकता हो गया, मतलब यहाँ पे पी टाइप वाला है। तो पी टाइप जब भी पूछे तो एल्युमिनियम। अगर वही एन टाइप वाला पूछता कि एन टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होगा, तो फास्फोरस होता है। फास्फोरस किस लिए होता है, क्योंकि उसमें संयोजकता 5 चाहिए। ठीक है, 5 संयुक्ता वाला तत्व चाहिए। तो फास्फोरस कितना होता है, 25। तो 25 में मेरे प्यारों यहाँ पे 5 संयुक्ता वाला चाहिए, इसलिए यहाँ पे फास्फोरस हो जाता है। तो याद रखें कि पी टाइप पूछे एल्युमिनियम, एन टाइप पूछे फास्फोरस, बस आप इतना याद कीजिए। इतना तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया समझाने के लिए, बस आप इतना याद रखिए कि पी टाइप पूछेगा तो एल्युमिनियम, क्योंकि यहाँ पे 3 संयुक्ता वाला तत्व लगेंगे। एन टाइप पूछेगा तो फास्फोरस, क्योंकि वहां पे 5 संयुक्ता वाले तत्व रहेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। 25 क्वेश्चन अगर आपको तैयार हैं, आप बिंदास जाइए मेरे प्यारों बच्चों, इनकी प्रैक्टिस करके एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपको ऑब्जेक्टिव में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।